एसन योट में हर बंदा वहाँ घुस जाता था, हर बंदा वहाँ घुस जाता था। एक तो वो देखते थे कि वहाँ मल्टीनेशनैलिटी के लोग हैं और अपनी ज़ुबान के लोग हैं, या मतलब डिफरेंट शक्लों के लोग देखने को मिलते हैं, तो ये मेरे ख़्याल में मुनासिब जगह है। और वहाँ पे सहूलियात भी बहुत हैं, गली गली आपकी वॉकिंग डिस्टेंस पे हर चीज़ आपको मुहैया है, क्योंकि वहाँ अरब भी हैं, सीरियन भी हैं, रेफ्यूजी भी हैं, ब्लैक भी हैं, वाइट भी हैं, सारे ही वहाँ पे घुसे हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि कम से कम एसन योड का आधा जो एसन योड है वो बैन कर दिया है कि उसमें अगर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी होगी तो आपको रेसिडेंस परमिट जो है वो नहीं मिलेगा। कुछ ऐसी जगह, कुछ माइनर सी एसन योट में कुछ जगह रह गई हैं जहां से आप अगर अपनी प्रॉपर्टी भी ख़रीद लेते हैं तो आपको चांस है कि रेसिडेंस परमिट मिल जाए। लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप एसन योट में बहुत सोच समझ कर प्रॉपर्टी ख़रीदें। बेहतर है आप बेलगदुजू या दूसरे एरियाज़ में आ जाएं, लेकिन उसमें मैंने पहले आपको एक चीज़ बताई कि कम से कम 1 मिलियन लीराज जो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी अच्छी जगह पे आप अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद सकें। अगर आप सोचते हैं 2, 4, 5 लाख लीरा हम ले जाएंगे और एसन योड में जाके घुस जाएंगे, तो वो आपका सारे का सारा पैसा ज़ाया जाएगा और आपका काफ़ी लॉस होने का ख़तरा है। 1 मिलियन इसलिए बोला है कि 1 मिलियन लीरा अगर आपके पास होगा तो आप किसी और जगह में अच्छी लोकेशन का के ऊपर आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकेंगे जहां पे आपको लॉस होने का ख़तरा नहीं है, और दूसरा ये कि आपके रेसिडेंस परमिट जो है, पूरी फैमिली जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद हम अब बात करते हैं रेसिडेंस परमिट। इन्होंने जो इतनी ज़्यादा रिजेक्शन करना शुरू कर दी वो क्यों की? दोस्तों, मैंने पहले बहुत देर पहले ये चीज़ें बताई थी कि टर्की अब जिस तरफ जा रहा है, इन फ्यूचर वही लोग टिक सकेंगे जिनके पास अच्छा सरमाया होगा। मैं बड़े मेन पॉइंट की आपको बात बताने लगा हूँ कि जो रेसिडेंस परमिट है वो क्यों रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं। इसलिए कि उनकी एक और भी मैं यहाँ पे एक आपको बात मेंशन कर दूँ कि जब टर्की का मेयर आया था, जब टर्की का मेयर पीछे इलेक्शन हुए थे कुछ टाइम पहले, तो टर्की का जो नया मेयर आया था उसने तमाम तर आवाम को यही कहा था कि आप मुझे वोट डालें और मैं तमाम तर फॉरेनर जो हैं वो उनको यहाँ से किक कर दूँगा। तो दोस्तों, आज वो मौका दोबारा वहीं पे वापस आ गया। उस टाइम भी उसने आया था, उसने बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े किए थे, इलीगल्स को पकड़वाया था, छापे मारे थे इन्होंने जगह जगह, घर घर, और इलीगल्स को पकड़ पकड़ के डिपोर्ट किया था। आज वही कंडीशन वहीं पे वापस आ गई है। क्यों? रेसिडेंस परमिट जो हैं रिजेक्ट होने शुरू हो गए हैं। इवन एक नए लॉज के साथ आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स भी दिए, कंपनियां भी खोली, कुछ ऐसी कॉल्स भी मुझे इन लोगों ने कंपनियां भी खोली, लेकिन हुआ क्या कि उनके भी रेसिडेंस परमिट जो हैं रिफ्यूज़ हो गए, रिजेक्ट हो गए। वो इसलिए कि उनकी जो अपनी आवाम है वो घरों पर बैठी हुई है। वो हमारे जो जितने भी फॉरेनर वहाँ पे जाते थे वो 2000 2500 में काम करते थे। अब हुआ क्या कि कंपनियों वालों ने, जारी बात है हर बंदे को लालच होती है मैं अपने पैसे बचाऊं, मुझे कम से कम सैलरी देनी पड़े, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर लूं। लेकिन हुआ क्या अब कि उन्होंने रिजेक्ट करने शुरू कर दिए, क्योंकि उनका मकसद ये नहीं था कि आपको टीआरसी मिले और आप यहाँ पे बैठ जाएं और जॉब्स करें और उनके लोग जो हैं वो घरों में बैठ जाएं। हुआ ये कि हमारे लोग जो थे वो फैक्ट्रियों में भर गए और 2-2500 3,000 पे काम करने लग गए, और उनके जो लोग थे वो जारी बात है 6,000 7,000 5,000 लीरा लेते थे। अब उनको घरों में बैठना पड़ गया, वो बेरोज़गारी वहाँ बढ़नी शुरू हो गई। तो उन्होंने क्या किया है कि अब जो भी आ रहा है उसकी रेसिडेंस परमिट जो है वो रिजेक्ट ही करते जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, और अब वैसे भी प्रॉपर्टी के लॉज में भी बहुत सख्ती आ रही, और नए आने वालों को अभी फ़िलहाल टीआरसी वो बिल्कुल नहीं देंगे। जो नए जा रहे हैं वो ज़रा सोच समझ के जाएं। अब वैसे मेरा एक तजर्बा है जो मैं काफ़ी सालों से देखता आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है, क्या प्लान हो रहा है। देखें, इन्होंने आपको एक रास्ता दिया, फिर इनके मामला कंडीशंस इनके नॉलेज में थी,
सारी चीज़ें। इन्होंने मौके के मुताबिक लचक दी। मकसद इनका लोगों की जेबों से पैसा निकालना था, लोगों को लेके आना, बिजनेस करवाना, उनकी जेबें खाली करना और प्रॉपर्टी वालों को ज़्यादा वेलकम करना, क्योंकि प्रॉपर्टी छोटी मोटी भी कोई ख़रीदता तो कम से कम 8 लाख 9 लाख 1 मिलियन लीरा एक बड़ी हैंडसम अमाउंट है। और दूसरा ये कि इनका फोकस सिटीज़नशिप पे था। इनका फोकस हरगिज़ ये नहीं था कि टीआरसी मिली और आप आके यहाँ पे आवारा घूमते रहें या बैठे रहें, अपने मुल्क से निकलें, क्योंकि यहाँ भी लोग तंग हैं बेरोज़गारी और महंगाई से। तो लोग क्या करते थे कि आसान एक्सेस थी, टर्की जाके बैठ जाते थे, छोटी मोटी जॉब की, अपना सिस्टम चलाया, खुशगवार माहौल देखा, साफ़ सुथरा माहौल, वहाँ घूमते रहे, साल 2 साल 3 साल डंकी लगाई और यूरोप निकल गई। अब इन्होंने वो सिस्टम किया है बंद। क्यों? इनका मकसद शुरू से ये था कि रेसिडेंस परमिट देने का वो जो आज़ादी थी, वो एक सहूलत जो उन्होंने दी थी, वो इसलिए थी कि सरमायाकार यहाँ पे आएँ और सरमायाकारी करें। और यहाँ पे सिटीज़नशिप का लालच भी इसलिए दिया था क्योंकि सिटीजन पासपोर्ट पे तो कोई पैसे नहीं है, पासपोर्ट का तो कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं है मेरे भाई। उन्होंने ये किया था कि यहाँ पे जो भी आएगा $2.5 लाख की इन्वेस्ट करेगा, हम उसको पासपोर्ट दे देंगे। तो $2.5 लाख एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है और इन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो इकट्ठा भी कर लिया। देखिए, कोई भी मुल्क इतनी दलेरी नहीं कर सकता कि वो डॉलर को अपने मुल्क से किक कर दे। इन्होंने, आपको पता है कि ये डॉलर के अगेंस्ट गए हैं, लीरा इस टाइम बहुत नीचे है, तो ये मामूली बात नहीं है। इससे पता चलता है कि इन्होंने बहुत सारा पैसा एक साइड पे कर लिया है। जो इनका प्लान था, जो इनका गोल था एक, उसके ये काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से ये अब भी इस तरह के मामला करें। ये कुछ देर ब्रेक ज़रूर लगाएंगे, उसके बाद शायद मामला को फिर दोबारा से नॉर्मल कर देंगे, लेकिन मौजूदा जो हालत है वो उन्हीं लोगों को सूट करेगी जो लोग जाके वहाँ पे अब प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे। तो इनका जो मकसद था डे फर्स्ट से, उसी तरफ ये अब आगे हैं। इनका मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि आपको टीआरसी दें और आज़ाद घूमें आप वहाँ पे आके। इनका मकसद ये था कि सरमायाकार आएँ, बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट वाले लोग आएँ और हमारे मुल्क में आके प्रॉपर्टी ख़रीदें, हम उनको पासपोर्ट तो दें और हमारा मुल्क जो है स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो दोस्तों, ये आज की सारी डिटेल थी। जो मौजूदा इस टाइम कंडीशन जा रही है टर्की की, वो काफ़ी पेचीदा है। हर बंदा अब वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकेगा। अगर आपने प्लान किया हुआ है जाने का, तो आप ये बात ज़हन में रखें कि कम से कम आपके पास 1 मिलियन लीरा जो है वो ज़रूर होना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर होगा तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं हर वीडियो में आपको एंड पे ये कहा करता हूँ, आपका प्लीज़ कोई भी सवाल हो तो मुझे मैसेज में ज़रूर बताया करें, मैसेज ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी किया करें, अप्रिशिएट किया करें। इससे एक बंदे की हौसला अफजाई होती है और एक दूसरे के साथ एक लिंक होता है और प्यार मोहब्बत बढ़ता है। और बहुत शुक्रिया आपका मेरा वीडियो देखने का। मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से सलाम। अल्लाह हाफिज़। फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाअल्लाह।